हेमंत सर, ये जो पूरे का पूरा दृश्य बना है, ये पूर्वांचल वाला मसला मामला है। हम देख रहे हैं अभी कुछ पूर्व के पैनलिस्ट ने उस पे डाला है। हम बिहार की बात करें और उत्तर प्रदेश के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब क्या बहुत आप ज्यादा दिन तक किसी को बार-बार वो कहते हैं ना, अब तो आपकी वो काट की हांडी जल गई होगी। बार-बार तो चढ़ने वाली है नहीं, चाहे वो केजरीवाल के संदर्भ में पूछ लीजिए और चाहे मोदी जी। दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे। हम बार-बार कहते हैं कि एक ही है, एक बड़े मियाँ, एक छोटे मियाँ है और कई बार छोटे मियाँ बड़े मियाँ से ज्यादा सुभान अल्लाह वाले हालात में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो दिल्ली में अभी चल रहा है, ये तो दिख रहा है कि भयाक्रांत तो हैं। मोदी जी, उनका कुनबा डरा हुआ तो है और खुद इसलिए शायद सामने नहीं आ रहे कि अभी आज की तारीख में जो सभी पैनलिस्ट ने एक राय निकल कर आई कि वो दिख रहा है कि एज पर बने हुए हैं, उसको उसको अभी वो पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो दिल्ली का जो है, आप एक तो इस पे जो देख रहे हैं और आज जो चीजें हुई, कुछ जो मूव हुए हैं उन पर, और इसका बिहार को जोड़े तो आगे क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं, दिखता है आपको कि जो 1 फरवरी को बजट आएगा, चुनाव बाद में है, हालांकि 10 महीने लगभग होंगे, आखिरी आखिरी में चुनाव, लेकिन एक माहौल तो क्रिएट होने का क्रम शुरू हो जाएगा। टिप्पणी आपकी हेमंत सर। हेमंत सर। जी धन्यवाद। दिल्ली का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि उसमें अगर चुनावी परिदृश्य को देखें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आज की तारीख में जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही एज है। उसकी वजह ये है कि जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जो वोटों का अंतर है पिछले चुनावों का, वो काफी अधिक है। ये मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन वो जमीन पर त्रिकोणीय शायद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि कांग्रेस की जो तैयारी जिस तरह की थी उस तैयारी के हिसाब से लगता नहीं है कि वो वहां पर बहुत बड़े प्लेयर के रूप में कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो एज आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि सवाल उठता है कि जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा लोगों के पास, तो लोग क्यों बीजेपी को चुनेंगे? अगर हिंदुत्व के प्लैंक पर देखें तो केजरीवाल जी तो उस पर सवासेर साबित होते हैं। हिंदुत्व का जो पूरा प्लैंक है उसमें वो कहीं भी किसी उनसे कम नजर नहीं आते हैं। जो कुछ भी वो ये भाव भंगिमा बनानी हो उसमें। अब रही बात की जो फ्रीबीज की जो है, तो फ्रीबीज तो इनका एक तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वो उनका ट्रेडमार्क है। इन्होंने पहले दिल्ली में ये शुरू किया, बाकी जगह पर तो उसको कॉपी किया लोगों ने। अब जो ये हरियाणा, उसके बाद झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनावों में ये सफल प्रयोग हुआ, तो इसको लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की ओर से लगातार इस तरह की घोषणाएं हो रही है। लेकिन उसका मुझे लगता है कि जो चुनाव का जो गणित है उसमें आम आदमी पार्टी को आज भी इसलिए बढ़त है क्योंकि वहां पर जो तीसरा प्लेयर है कांग्रेस, उसने कोई बहुत अधिक तैयारी उसके लिए नहीं की। मैं संदीप दीक्षित का एक इंटरव्यू देख रहा था और मुझे लगता है कि शायद उतनी ईमानदारी से कोई नेता आज की तारीख में बोल नहीं सकता है। जब उनसे पूछा गया कि आपको सीएम फेस क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं तो अपने आप को उस लिहाज से दावेदार समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दिल्ली के बाहर काम करता हूँ और पार्टी में हूँ, तो पार्टी ने जवाबदेही दी है और सांसद के रूप में जहां तक मैंने जो सेवा की है वो भी एक क्षेत्र के लिए है। तो मेरी जो विरासत है उस विरासत के आधार पर ही मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाऊं, ये मुझे ये ठीक नहीं लगता है। उन्होंने बहुत कैटेगरिकली अपनी बहुत साफगोई से ये बात रखी थी। तो ये उस संदीप दीक्षित की बात से आप कांग्रेस के भीतर का जो संकट है उसको भी समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के भीतर जो संकट है उस संकट को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो। तो ये जो पूरा सीन है उस सीन में बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत मजबूत होती हुई कहाँ दिख रही है। एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। नेशनल कैपिटल का ये चुनाव है और उसमें आज की तारीख में बीजेपी के रिजीम में, मोदी जी के शासनकाल में देश जो बेरोजगारी का जिस बेरोजगारी का सामना कर रहा है, जिस महंगाई का सामना कर रहा है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से डवाडोल है,
उसको देखते हुए आप बताइए कि बीजेपी के पक्ष में कौन सी चीजें जा रही है जिसकी वजह से लोग उसको ऑप्ट कर लें। ऑप्शन वहां पर कांग्रेस बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस ऑप्शन बनती हुई दिख नहीं रही है मुझे। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? लोगों के पास ऑप्शन ये है कि आम आदमी पार्टी को दोबारा वो चुने। अब उसमें आम आदमी पार्टी का स्कोर, स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, बीजेपी का कुछ बढ़ जाए, कांग्रेस को भी कुछ मिल जाए, लेकिन वो बीजेपी वहां पर कुछ बहुत बड़ा चमत्कार कर जाए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हुआ जो चुनावी परिदृश्य है वो। अब रही बात दिल्ली की, तो मुझे मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, दिल्ली में मेरा भी घर है। तो वहां दिल्ली आज की तारीख में पहले से ज्यादा गंदा हुई है, दिल्ली आज की तारीख में पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है, दिल्ली में कुव्यवस्थाएं ज्यादा दिखाई देती है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, बिजली की जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि जगह जगह बिजली और पानी को लेकर के गंदा पानी की आपूर्ति जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और अब जो इन्वायरमेंट को लेकर के है, यमुना की सफाई को लेकर के है, यमुना की गंदगी को लेकर के है, करप्शन को लेकर के है, आप वहाँ दिल्ली के दफ्तरों में कामकाज को लेकर के आप किसी सामान्य कामकाज को लेकर के जाएं तो किस तरह से लोगों को इसका सामना करना पड़ता है करप्शन का। तो ये सारी चीजें, ये चीजें आज की तारीख में चुनाव में बहुत बड़ा कोई डिस्कोर्स नहीं है। डिस्कोर्स जो है वो केंद्रित हो गया हुआ है फ्रीबीज के ऊपर आकर के। जैसा कि महिलाओं के बारे में कहा गया कि महिलाओं को लेकर के उनका जो प्रेम उमड़ रहा है बाकी पार्टियों का, आम आदमी पार्टी ने पहले से महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवाने, फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये तमाम तरह की जो बातें हैं। तो इससे ये है कि आज की तारीख में ये जो भावनात्मक चीजें हैं, खास करके तीर्थ यात्रा वाला मसला जो है, उसके बाद जो उन्होंने पुजारियों को ये मासिक ये देने की बात कही, तो ये सब चीजें तो है। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात जो अभी धनंजय जी जो कर रहे थे कि भाई आप तो उससे आगे निकले ही नहीं, आपको, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर ये है कि लोगों के सामने जो गंभीर बीमारियों से के इलाज का जो संकट है, एक किसी परिवार में हेमंत सर इसमें ये भी तो है, जो एम्स की भी बात की धनंजय सर ने, उसका जो दूसरा पक्ष रखा था, तो सेंट्रल की जिम्मेदारी है ना। आप वहां जो दिक्कतें हैं, और हमने जो भी बाकी एम्स देख लिए, हमें ध्यान है जब सुषमा स्वराज जी थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होती थी अटल जी के दौर में, तो उन्होंने कहा था कि 50 साल में 1 एम्स और 5 साल में 6 एम्स, और उन 6 एम्स में भोपाल भी एक एम्स था, बाकी पटना भी है, बाकी जगहों पर भी है। क्या स्थिति है, हालात क्या है? तो जवाब तो दोनों को ही देना पड़ रहा है, चाहे वो केजरीवाल ठीक है। एम्स का जो पहलू है, एम्स में तो ये है कि जो बिहार में जो एम्स है, वहाँ वहाँ सिर्फ भाई भतीजों की नियुक्ति को लेकर के वो चर्चा में है पिछले लगभग 6 महीने से। जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनके पुत्र की कैसे नियुक्ति हो गई, उनको डबल चार्ज कैसे दे दिया गया, एक यूपी का चार्ज दे दिया गया, एक बिहार पटना में जो है वहाँ का चार्ज दे दिया गया। तो ये सब, लेकिन दिल्ली में एक एम्स ही नहीं है, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रन स्टेशन भी है, ये हॉस्पिटल भी है। तो उन अस्पतालों को आप कितना अपग्रेड कर रहे हैं, उन अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो क्या है? वहाँ आप दीनदयाल में चले जाइए, कितनी अधिक भीड़ रहती है, दिखाना कितना मुश्किल होता है। जो इनपुट है वहाँ पर जो मरीजों का, उसके हिसाब से वहाँ मैन पावर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारी चीजें जो है वो कितना ये। तो दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट की जो जवाबदेही है, उस मोर्चे पर भी मुझे लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक एक पॉपुलिस्टिक ये है जिसको ज्यादा उसको रटाया जाता है। लेकिन जो गंभीर चीजें हैं, खास करके जो गंभीर बीमारियों को लेकर के इलाज कराने का जो मसला है, उस मसले को उस पर अगर बात करनी हो तब आपको बड़े अस्पतालों की बात करनी पड़ेगी। उसमें एम्स भी एक है जो पूरी तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है। लेकिन बात स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रन जो हॉस्पिटल है, वो उसकी भी चर्चा आप करनी पड़ेगी, कि देखना पड़ेगा कि आखिरकार उसको आप किस रूप में चला रहे हैं। तो ये जो पूरा दृश्य है उसमें मुझे लगता है कि पूरा इस बात पर केंद्रित हो गया हुआ दिल्ली का चुनाव कि अरविंद, बीजेपी चाहती है कि उसके लिए एक तरह से, जिस तरह बिहार जितना बीजेपी के लिए अभी भी सपना है कि हाँ अपना मुख्यमंत्री हो, अपनी सरकार हो, उसी तरह दिल्ली में अपनी सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो। ये अरविंद केजरीवाल के यानी कि 2014
के बाद से वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके पहले तो उनके लोग थे ही, उनकी पार्टी की सरकार भी थी, लेकिन उसके बाद से ये लगातार अरविंद केजरीवाल को हटाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक फैक्टर ये भी है कि जो दिल्ली लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मैंडेट देती रही है, क्या वह दिल्ली इस चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा मैंडेट देने वाली है या देना चाहती है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली के लोग लोकसभा चुनाव जैसा ही कुछ मैंडेट देना चाहते हैं। एक बात जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, वो जो ट्रंप वाली आपने चर्चा की थी, जिसके वो लेकर के काफी बिलाल सर ने ये काफी उसमें तुलनाएं की और बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रंप की वापसी जो है मुझे लगता है कि बहुत हाहाकारी है और वो दुनिया को डराने वाली स्थिति में है, क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर, आप वो दूसरे नेशंस के लोगों को एलियन कह रहे हैं। आप उनके शब्दों के चयन पर आप गौर करें। वो लोग, आप आदमी को आप एलियन कहते हैं। आप मोदी जी जो है वो कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात करते हैं। तो ये और मोदी जी को आप देख लीजिए कि जो मोदी जी उनके लिए चुनाव प्रचार करने उतर गए थे अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके बाद इस बार ये हुआ कि मोदी जी की मुगालते दूर कर दी उन्होंने, पूरे मुगालते दूर कर दी उनके जो नहीं, मुगालते नहीं, खतरनाक बात ये है कि जो चीज आप यहाँ कर रहे हैं, जो घुसपैठ की बात आप यहाँ करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए तो रोहिंग्या मुसलमान, अब वहां ट्रंप तो उसमें तो सबसे ज्यादा भारतीय हैं, 7.5 लाख भारतीयों की घर वापसी का रास्ता साफ हो रहा है और नागरिकता का सवाल भी अब फंसने जा रहा है। तो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो तो लगता है कि मोदी जी और ट्रंप साहब दोनों एक दूसरे की साये की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि ये संबंधों में जो तलखी आई है वो भी देखने वाली बात है कि जिस तरह मोदी जी किसी से बदला चुकाने में पीछे नहीं रहते हैं, उसी तरह ट्रंप भी बदला चुकाने में पीछे नहीं रहते हैं।